नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बेहतरीन आर्टिकल्स को लाते हैं और डिस्कस करते हैं, डिकोड करते हैं, उनका कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली आप एक न्यूज़पेपर को पढ़ना सीखेंगे और उसे समझना सीखेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। चाइना एक्सपोर्ट्स टम्बल, IMF रेजेस GDP ग्रोथ फोरकास्ट। अब यहाँ बात हो रही है चाइनीज इकोनॉमी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए। ग्रोथ इंजन बोलते हैं इसे, हम पूरी दुनिया के ग्रोथ रेट को ये खींचता है इंजन की तरह, ट्रेन के इंजन की तरह। इसीलिए तो यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि जो चाइना की जो एक्सपोर्ट्स है गैसोलीन और डीजल की और अदर फ्यूल्स की, ये सबसे कम हो चुकी है। पिछले 4 महीनों के लोएस्ट पॉइंट पे आ गई है अक्टूबर में। रिफाइनर्स जो हैं वो बेसिकली देर रिस्किंग एग्जॉस्टिंग गवर्नमेंट कोटास दैट एक्सपायर एट दी एंड ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे रिफाइनर्स की जो हालत है वो खराब हो चुकी है, एक्सपोर्ट्स एकदम कम हो गए हैं, जो कोटाज हैं वो एक्सपायर करने वाले हैं। तो जो ओवरसीज शिपमेंट है ऑयल प्रोडक्ट्स की वो 5% गिर गई है। अगर देखें तो 5.1.7 मेट्रिक टन थी अक्टूबर में। और ऑफकोर्स इसका रीज़न भी है, पूरी दुनिया में भी अगर आप देखिए क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट कम हो रहा है जगहों पर। क्यों? क्योंकि इम्पोर्ट तो तब होगा ना जब यूज़ होगा। यूज़ कम हो गया क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत जगहों पर अब स्लो डाउन है। जैसे कोई भी आप कंट्रीज देखिए, इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज की बात करते हैं, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज जैसे ब्रिक्स की कंट्रीज हैं, वहाँ पे इंडिया एक कह सकते हैं फिगर है जो अच्छे से ग्रो कर रहा है, इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं। बाकी जगहों पे ऐसा है नहीं। और एक यूएस है जो अभी ग्रो कर रहा है ठीक से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, लेकिन उसका भी आउटलुक बहुत खास नहीं है। तो ऑयल डिमांड तभी बढ़ती है जब इकोनॉमिक आउटपुट इंक्रीज होता है कंट्रीज का, राइट? क्योंकि आप इंडस्ट्री के लिए ऑयल यूज करेंगे, ट्रांसपोर्ट के लिए ऑयल यूज करेंगे, लोग भी ज्यादा कंज्यूम करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे ज्यादा जब उनके पास पैसे होंगे और इकोनॉमी ग्रो कर रही होगी। तो यहाँ पे जो रिफाइनर्स हैं, वर्ल्ड के दुनिया लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर जो चाइना है, उनके पास है अभी शॉर्टेज एक्सपोर्ट परमिट्स की। जब गवर्नमेंट ने बोला उन्हें सितंबर में कि वो इंक्रीज नहीं करेंगे नंबर, तो यहाँ पर इसी वजह से देखा जा रहा है कि जो रिफाइनर्स उनकी हालत वहाँ पे खराब हो रही है। तो ऑयल प्रोसेसर जो थे वो उन्होंने यूज़ किया था 80% ऑफ देयर एक्सपोर्ट अलाउंस बाय एंड सितंबर। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट अलाउंस होती है जिसे वो 80% ऑलरेडी यूज़ कर चुके थे। तो अब बात करते हैं इकोनॉमी की। देखिए, तो बात हो रही है रिफाइनर्स की। तो ऑयल एक अच्छा इंडिकेटर, ऑयल डिमांड एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का, याद रखिएगा। तो कहीं भी अगर आप देखेंगे तो और कुछ सालों तक तो ऐसा ही रहने वाला है, जब तक कि अगर कुछ ईवी में कुछ बहुत ही ऐसा ना हो या रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली कहीं ना आ जाए, जो कि बहुत ही इम्प्रैक्टिकल चीज़ है, ऐसा होता नहीं है यूजुअली। तो ऑयल डिमांड अगले कई सालों तक, दशकों तक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर रहेगा कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है नहीं किसी कंट्री की। यहाँ पे चाइना की जो इकोनॉमी है, इट इज सेट टू ग्रो 5.4% दिस ईयर। 5.4% का इनका एस्टिमेट है ग्रोथ का। और एक कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग पोस्ट कोविड रिकवरी आई। IMF का ये कहना है, ट्यूसडे को इन्होंने कहा ये। और इन्होंने 5% का पहले टारगेट दिया था कि 5% से ग्रो करेगी, और 0.4% उसने इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे 0.4% की इंक्रीमेंट हुई है इस साल के लिए, लेकिन अगले साल की जो फोरकास्ट है वो अभी भी स्लो है। तो IMF ने कहा कि यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी सेक्टर तो वीक है, प्रॉपर्टी कंपनीज इनकी दिवालिया हो रही है। जो टॉप कंपनीज है वो ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। मैं टॉप 2 टॉप 3 की बात कर रहा हूँ, इतनी हालत वहाँ खराब थी। तो एक प्रॉपर्टी बबल हो गया था वहाँ पे। और यहाँ पे अगर देखिए जो एक्सटर्नल डिमांड है वो भी कम है। अब चाइना एक्सपोर्ट करता है, और जब बाहर कंट्रीज की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही अच्छे से, तो एक्सपोर्ट क्या एक्सपोर्ट करेगा? तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से GDP 4.6% रह सकता है 2024 में, जो कि 4.2 के फोरकास्ट से बेटर है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपवर्ड रिविजन है इसकी वजह से जो मतलब इसके बाद हुआ ये कि चाइना ने अप्रूव किया 1 ट्रिलियन युआन का लोन, मतलब डॉलर्स में अगर हम बात करें, जो कि करना चाहिए 137 बिलियन डॉलर्स का, ठीक है। यहाँ पे सॉवरेन बॉन्ड्स इशू किए गए, और लोकल गवर्नमेंट जो थी, इससे इन्हें फायदा मिलता है। ये बेसिकली फ्रंट लोड पार्ट जो है ये बॉन्ड कोटास का यहाँ पे कंप्लीट कर पाते हैं अपना। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए, मैं बताऊं, मार्केट में पैसा डाला जा रहा है अच्छी तरीके से। कह रहे हैं चाहे पैसे का कुछ भी करो, कहीं भी इन्वेस्ट करो, चाहे आप सड़क पे गड्ढे करके उसे बनाओ, लेकिन आपको ये इन्वेस्ट करना है, खर्च करना है, इकोनॉमी में स्टिमुलस हमें देना है, ठीक है। बेसिकली ये है। यहाँ पे जो चाइना को अगर देखें यहाँ पे, तो ये चाइना इज ओड मोर देन $1 ट्रिलियन थ्रू इट्स बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट, मेकिंग इट द बिगेस्ट डेट कलेक्टर इन द वर्ल्ड। अब क्यों बोलते हैं कि चाइनीज जो है ये डेट ट्रैप कर रहे हैं? छोटी छोटी कंट्रीज जितनी भी है वहाँ पे कह रहे हैं हम सिल्क रूट बना रहे हैं, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है इनका, आप जानते होंगे। पाकिस्तान वगैरह में भी CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसपे भारत ने भी काफ़ी एतराज़ जताया था। तो यहाँ पे देखिए कि
चाइना को $1 ट्रिलियन का डेट कलेक्ट करना है इन कंट्रीज से। ये कंट्रीज में कौन आते हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भी जो छोटी कंट्रीज हैं। बेसिकली क्या करते हैं, इनको इतना बड़ा लोन देते हैं कि इन्हें भी पता ही नहीं चुका पाएंगे, और कंट्रीज तो ले लेती हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि इतना पैसा आ रहा है, उसे मानती है कि ये तो हमारे बारे में कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे, हमें इतना पैसा इसलिए दे रहे हैं। राइट, आपको ऐसे ही लगेगा जब आपको कोई इतना लोन देने को रेडी हो। अगर आज आपको बैंक से कॉल आए कि आप इतने अच्छे इन्वेस्टमेंट करते हो, इतने अच्छे बिजनेस रन कर रहे हो, $1 बिलियन का हम आपको लोन देंगे, लेकिन इसके पीछे एक पॉइंट है। तो आपको ही लगता है कि ये आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप ये चुका पाओगे, राइट। उन्हें बिल्कुल कॉन्फिडेंस होगा कि ये मेरा लोन डिफॉल्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये चाहते हैं कि आप डिफॉल्ट करो, ठीक है। यहाँ पर ये चाहते हैं कि आप उस लोन को पे ना कर पाओ पूरी तरीके से। तो इससे क्या होगा, आपका कोई स्ट्रेटेजिक एसेट ले लेंगे, कहेंगे ये वाला पोर्ट एक काम करो, उसकी जगह पे हमें दे दो। ये वाला जो आपका हाईवे है पूरा, जो आपकी कंट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यही हाईवे हमें दे दो, राइट। इस तरीके से, और प्लस आपके ऊपर एक प्रेशर भी रहेगा, हमेशा डिप्लोमेटिक प्रेशर डालते रहेंगे चीज़ों को, इंटरनेशनल फोरम्स में अपने सपोर्ट में आपसे काम करवाएंगे। तो इस तरीके से ये लेवरेज लेते हैं छोटी कंट्रीज पर ये, और इसके लिए कई बार वार्निंग दी गई है। इंडिया ने भी वार्निंग दी है, यूएस ने भी दी है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने भी वार्निंग दी है छोटी कंट्रीज को कि ये आपको पैसा इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको ट्रैप करना चाहते हैं डेट में। तो $1 ट्रिलियन का डेट इन्होंने दे रखा है, बेसिकली ये बैंक बन गया इनके लिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 80% ऑफ द लोन्स हैं सपोर्टिंग कंट्रीज इन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, वो ऑलरेडी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस पे थी। तो श्रीलंका ने भी आप देख सकते हैं चाइना से कितना बड़ा लोन लिया, और श्रीलंका की क्या हालत हुई, सिविल वॉर वाली सिचुएशन। वैसे ही पाकिस्तान को आज देखिए IMF के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है पैसे के लिए, और हर जगह ही घूमना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत ही कह सकते हैं शार्प टैक्टिक्स है इनकी, और कंट्रीज, छोटी कंट्रीज इसमें फंस जाती हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पैसे की कमी रहती है, और एक अपने बारे में वो खराब नहीं सोचती, अच्छा ही सोचती है जब कोई कहता है कि हम आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने को तैयार हैं। आते हैं अगले आर्टिकल पे। Israel to consider tactical little pauses for aid hostages, नेतन्याहू ने कहा है। इन मैसेजेस टू ईरान यूएस डिप्लॉयज न्यूक्लियर सबमरीन इन पर्शियन गल्फ सॉरी। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ इसराइल और गाजा कॉन्फ्लिक्ट की, और किस तरीके से भी इंटरनेशनल ग्लोबल और ज़्यादा ग्लोबल होते जा रहा है। अगर आप देखें तो ईरान, ऑफ कोर्स सब लोग डर रहे थे कि ईरान कहीं यहाँ पे ना आ जाए, तो पेंटागन, जहाँ पे हम यूएस की बात कर रहे हैं, इन्होंने डिप्लॉय किया है न्यूक्लियर पावर सबमरीन USS फ्लोरिडा। ये एक अटैक सबमरीन है पर्शियन गल्फ रीजन में, क्योंकि यूएस दिखाना चाहता है कि भाई देखो, अगर तुम आ रहे हो तो हमने पहले यहाँ पे खड़ा कर दिया है। तो देखिए, ये धमकी नहीं है, ये बेसिकली कहा जा रहा है कि तुम भी शांति से रहो, हम भी शांति से रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ करते हो तो हमने यहाँ पे एक डेटरेंट रख दिया। तो ये बेसिकली डराना है, यूएस नहीं करना चाहता इसे यूज, बस वो चाहता है कि ईरान सोचे भी ना, अगर कुछ प्लान भी कर रहा हो जो कि हम नहीं बता सकते, ऑफ कोर्स वो कर ही रहा होगा ऑब्वियसली, तो वो भी भूल जाए। तो ये इसका एक रीज़न है कि उन्होंने उन्हें डराने के लिए ये कंफर्म भी किया उनके ऑफिशियल से कि उन्होंने ये एक ओहायो क्लास सबमरीन है, जिसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हम ज़्यादा फाइनेंस और इकोनॉमिक्स डिस्कस करते हैं, जियोपॉलिटिक्स भी डिस्कस करते हैं, तो वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है। तो इस तरीके से होता क्या है, देखिए अब यहाँ पे न्यूक्लियर पावर सबमरीन इन्होंने डाल दिया है, तो एक्चुअली अब ईरान जैसी कंट्री आप एक्सपेक्ट करोगे कि शांत हो जाएगी यहाँ पर। और अगर आप देखें स्टॉक मार्केट को, इस न्यूज़ पे स्टॉक मार्केट ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया है। यूएस का स्टॉक मार्केट अगर आप देखें, नैस्डैक और चाहे S&P, जितने भी इंडेक्स हैं इनके अच्छे खासे अभी भी ऊपर ही हैं, और कंसोलिडेट भी कर रहे हैं 2 दिन से, कोई बहुत नीचे भी ऐसा नहीं कि बढ़ने के बाद तुरंत नीचे आ गए हो, राइट। तो इंडियन मार्केट्स भी अगर आप देखें तो उल्टा और पॉजिटिव ही है, तब से जब से 19,000 उन्होंने ब्रेक किया उसके बाद ऊपर आए तो अच्छी खासी उन्होंने जंप ली है। तो यहाँ पे ये जो अब जो न्यूज़ आ रही है ना, इससे स्टॉक मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा जब तक कि कोई बहुत ही सब्सटैंशियल चीज़ नहीं हो जाती। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यूएस प्लान कर रहा है प्रिसिजन बॉम्ब ट्रांसफर टू इजराइल। प्रेसिडेंट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि कांग्रेस को उन्होंने इन्फॉर्म किया कि $320 मिलियन का ट्रांसफर ऑफ प्रिसिजन बॉम्ब्स करेंगे वो इजराइल को, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरीके से वेपन्स जो इजराइल को भेज रहा है वो, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो 1 से 2 लाख मिलिट्री पर्सनल भी इजराइल में स्टेशन करेंगे। तो यहाँ पे पूरी तरीके से सपोर्ट है इजराइल के पास यूएस का। एंड अगर आप देखें तो ये बहुत ही वन साइडेड वॉर है, इसे आप वॉर नहीं कहेंगे अगर का देखा जाए तो। देखिए ऑफकोर्स गाजा ने इनिशिएट वहाँ पे अगर किया नहीं किया हमें नहीं पता, और ठीक है ऑफकोर्स वहाँ पे रॉकेट्स छोड़े गए थे 5,000 आई थिंक, और ऐसे नंबर्स आए, एंड फिर इजराइल ने वहाँ से फिर अटैक शुरू किया है। बट दिस इज स्टिल नॉट अ वॉर जब तक कि यहाँ पे ईरान, जॉर्डन, राइट, सीरिया, हिजबुल्ला,
ऐसी कंट्रीज ना आ जाए। तो स्टॉक मार्केट इसे इस तरीके से सोच रहा है कि अब इससे डरने वाला कुछ बहुत नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ये कर रहा है कि अब जो होगा देखा जाएगा। अब तक जो होना था कुछ भी नहीं हुआ। कोई कंट्री जो थी, जितनी भी कंट्रीज थी, वो पार्टिसिपेट करने नहीं आई। तो यहाँ पे इजराइल आप देख सकते हैं कि थोड़ा कंसिस्टेंटली एक्ट कर रहा है, प्रेडिक्टेबली एक्ट कर रहा है, और जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वो भी प्रिडिक्टेबल है यहाँ पे जो उनके डिसीजन है। तो अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करें, अब उनको इससे फर्क पड़ना बंद हो गया है, जब तक कि कुछ नया बहुत ही बड़ा आउटकम नहीं आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आगे इस कॉन्फ्लिक्ट में रेजोल्यूशन भी हो जाए, तो आप ये एक्सपेक्ट करिएगा कि ऐसा नहीं है अगर कल को न्यूज आ जाए कि अब ये पूरी तरीके से रुक चुका है, सॉल्व हो गया, तो कल को स्टॉक मार्केट बहुत बढ़ जाएंगे। जी नहीं, अब ये फैक्टर इन हो चुका है। चाहे ये बढ़े या कुछ भी हो, भी मार्केट को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ से फर्क नहीं पड़ने वाला इजराइल और हमास की वॉर से। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडर हैं तो इस बात को ज़रूर आप फैक्टर इन कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।